फ्रेंड्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा हम लास्ट टॉपिक जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में 5 पॉइंट पढ़ लिए थे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो 6th पॉइंट आता है वो 6th पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसका मतलब क्या होता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट्स टू इंक्रीज देयर अर्निंग पर शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर वाले क्या चाहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनकी अर्निंग पर शेयर है ना इंक्रीज हो, उनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो। वो क्या चाहते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी अर्निंग पर शेयर ईपीएस उनकी इंक्रीज हो। जब वो चाहते हैं कि उनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो तो बेटा वो क्या करेंगे? यूज डेप्ट टिल ईपीएस विल इंक्रीज। जैसे वो उनकी ईपीएस इंक्रीज होगी वो किसको ज़्यादा फॉलो करेंगे? डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे, कर्जा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वो इजीली उनको पता है कि हमारी भाई अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है तो हम इजीली इंटरेस्ट वगैरह हम चुका सकते हैं। व्हेन ईपीएस स्टार्ट डिक्रीजिंग, अगर ईपीएस अर्निंग पर शेयर घटना स्टार्ट हो जाती है तो फिर बेटा हम किसको यूज़ करते हैं? इक्विटी को, क्योंकि पता है हमें इक्विटी में अगर डेप्ट लेंगे तो उस पर तो भाई हमें इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है, तो नहीं कर पाएंगे। अगर ईपीएस डिक्रीज होनी स्टार्ट हो रही है तो बेटा फिर वो इक्विटी शेयर को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई कि यहाँ पर हमें उनको डिविडेंड देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट पता है कौन सी कॉस्ट होती है? जब भी कोई कंपनी शेयर्स डिबेंचर्स को इशू करती है, इशू करते समय जो भी एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है हमें, वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट दोबारा समझ लीजिए क्या होती है कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है तो शेयर इशू करने के लिए एडवर्टीजमेंट भी करानी होती है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्री के भी खर्चे होते हैं हमारे, ठीक है। तो भाई कोई किसी को कमीशन भी देना होता है शेयर इशू करने के लिए, तो उस समय जो भी खर्चे होते हैं बेटा वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स कि यानी कि शेयर्स और डिबेंचर को इशू करते समय जो भी खर्चे आते हैं वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट या लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, कोई भी एडवर्टीजमेंट करा लिया फिर लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए जो भी खर्चे हो गए वो फ्लोटेशन कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। अब इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर डिबेंचर्स मोर फ्लोटेशन कॉस्ट एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। तो देखो अगर शेयर्स और डिबेंचर जितने ज़्यादा इशू करेंगे उतनी हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट और लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी बढ़ती है, ठीक है। जितने ज़्यादा शेयर्स और डिबेंचर इशू किए जाते हैं उतनी हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज और कॉस्ट भी हमारी बढ़ती है। और लोन्स एंड एडवांस लेस कॉस्ट, यानी कि अगर कॉस्ट कम है, कॉस्ट अगर कम है तो हम किसको यूज़ करेंगे? लोन्स एंड एडवांस को, लोन ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। तो ये बेटा 7 पॉइंट तक थे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8th रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन क्या होता है कि रिस्क किस में ज़्यादा होगा? देखो रिस्क कंसिडरेशन को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, एक फाइनेंशियल रिस्क और एक ऑपरेटिंग कॉस्ट। फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क होता है, पैसों से रिलेटेड रिस्क है। व्हेन कंपनी इज अनेबल टू मीट अ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, अगर कंपनी अनेबल है फिक्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट चार्जेस पे करने में, यानी कि कंपनी भाई लाइक इंटरेस्ट पे करने में अनेबल है, क्रेडिटर्स की जिनसे लोन ले रखा है उनको पेमेंट करने में अनेबल है, इंटरेस्ट मतलब जिनसे लोन वगैरह ले रखा है या डिबेंचर्स ले रखे हैं उनको इंटरेस्ट पे करने में अनेबल है, वो फाइनेंशियल रिस्क होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस को ऑपरेट करते समय, बिजनेस को चलाते समय जो भी खर्चे होते हैं डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस को ऑपरेट करते समय जो भी खर्चे होते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट खर्चे जितने ज़्यादा होंगे उतना ही रिस्क भी हमारा ज़्यादा होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट खर्चे जितने ज़्यादा होंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट उतना ही रिस्क हमारा ज़्यादा होगा। फाइनेंशियल रिस्क में अगर रिस्क लो है, रिस्क कम है, तो हम किसको ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे? डेप्ट को, क्योंकि हमें पता है भाई कर्जा ज़्यादा ले लेंगे, भाई इसमें रिस्क कम है हमारा, ठीक है, तो हम डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे। और रिस्क हाई है, रिस्क हाई है तो हम इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। हमें पता है रिस्क ज़्यादा है तो भाई हम कर्जा क्यों ले किसी से, हम डेप्ट क्यों ले? जिसमें रिस्क ज़्यादा है तो हम डेप्ट लेंगे ही नहीं, फिर हम किसको लेंगे? इक्विटी को, क्योंकि हमें पता है अगर हमें कल को लॉस भी हो गया तो शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बेटा 9th फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि एक्सेस ऑफ डेप्ट मे रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्म कैपेसिटी टू हाउ बोरो फर्दर। देखो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अगर एक इन्वेस्टर को पता है भाई मैंने पहले किसी से लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, तो वो क्या हो गया? डेप्ट को एक्सेसली यूज नहीं करेगा, वो एडिशनल फर्दर डेप्ट नहीं लेगा, किसी से कर्जा नहीं लेगा। उसको पता है पहले मैंने लोन ले रखा है, उस पर चुकाना भारी हो रहा है, तो वो फिर फर्दर कैपिटल या फर्दर लोन लेने में वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है।
नहीं लेगा, फर्म या कंपनी नहीं लेती है, फिर कंपनी हैज़ टू पे, क्योंकि कंपनी को पता है हमें फिक्स भाई पहले जो लोन ले रखा है उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है, ऊपर से फिर हम भाई हम ज़्यादा और कैपिटल या फिर और लोन नहीं ले सकते, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटती बढ़ती रहती है यहाँ पर, तो फ्लेक्सिबल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10th, कंट्रोल। कंट्रोल देखो क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर जो कि हमारी कंपनी के रियल ओनर होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट किनके हाथ में रहे, इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में, क्योंकि भाई रियल ओनर है, हर कोई रियल ओनर क्या चाहता है कि पूरा कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल और मैनेजमेंट हमारे हाथ में रहे, हम ही मैनेज करें। जबकि डिबेंचर्स होल्डर को कोई भी राइट नहीं होता मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई कंट्रोल करने का राइट नहीं होता, कोई मैनेजमेंट का राइट नहीं होता डिबेंचर शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर को। इफ ओनर एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वॉन्ट्स कंप्लीट कंट्रोल, अगर ओनर चाहते हैं कि भाई हम जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है या ओनर है, मालिक है, वो चाहते हैं कि भाई हमारा कंप्लीट कंट्रोल हो, तो बेटा वो डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि पता है हमारा कंट्रोल है, हम किस तरीके से चाहेंगे, किस तरीके से क्या करना है, तो वो फिर डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर इफ़ डू नॉट माइंड शेयरिंग कंट्रोल, अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम दूसरों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कंट्रोल करने में, डिबेंचर्स होल्डर को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं बिजनेस के अंदर भाई मैनेज और कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर फिर बेटा शेयर कैपिटल को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या है, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स कंपनी हैज़ टू फॉलो। अगर कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करना चाहती है तो बेटा कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ेगा, सेबी गाइडलाइंस। सेबी गाइडलाइंस क्या होती है, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की गाइडलाइंस जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड कंपनी ऑल्सो हैज़ टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कंपनी को भी वो मॉनेटरी पॉलिसी को जो भी सेबी की गाइडलाइंस दी गई है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी गाइडलाइंस है, जो भी रूल रेगुलेशन है, कंपनी को भी फॉलो करना होता है। अगर सेबी गाइडलाइंस इजी है तो हम एडिशनल कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी से लोन भी ले सकते हैं, हम शेयर्स भी इशू कर सकते हैं अगर इजी है। वो डिपेंड करता है कि भाई एक इन्वेस्टर को कौन सी चीज़ इजी लगती है इसमें, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर फ्लेक्सिबल है तो वो लोन्स एंड एडवांस को भी यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, 12th टॉपिक है। इसके अंदर दो पार्ट में बांट दिया मैंने, एक बूम एक रिसेशन। बूम मतलब तेजी, रिसेशन मतलब मंदी। अगर कंपनी का जो टाइम पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है उसको भाई क्या हो गया, फ्लोरिश हो रहा है, वो मतलब उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर उसको प्रॉफिट कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, क्योंकि बूम तेजी, जहाँ तेजी है उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, रिसेशन के समय उसको प्रॉफिट कम होगा, स्लो होगा। तो जहाँ पर उसको पता है कि भाई मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो वो इन्वेस्टर टेक रिस्क। इन्वेस्टर क्या करेगा, रिस्क लेगा अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। वो पता है इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको पता है मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मैं इंटरेस्ट इजीली पे कर सकता हूँ। भाई बूम पीरियड अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा पीरियड चल रहा है, काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है मुझे या हो रहा है, तो इन्वेस्टर रिस्क लेगा। और यहाँ पर रिसेशन के समय, मंदी के समय इन्वेस्टर हेजिटेट होता है रिस्क लेने में, वो रिस्क नहीं लेगा अपना पैसा इन्वेस्ट करने में या किसी से लोन लेने में। तो बेटा ये चैप्टर था, ये 12 पॉइंट्स थे, बिल्कुल इजी टॉपिक थे। आप इसको बुक में से फिर नोटबुक में नोट डाउन करना है, और ये बेटा 12 के 12 टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आपका ये चैप्टर यहाँ पर बिल्कुल एंड होता है। इसको फिर नोटबुक में नोट डाउन करना है। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।